नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है NCERT सॉल्यूशन में। और आज हम लोग जो चैप्टर हम लोगों का चल रहा है संसाधन का, तो उसी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन मिट्टी यानी कि मृदा या सॉइल की बात हम लोग आज करेंगे कि जो मेन पंच लाइन है वो है मृदा संसाधन, यानी कि मिट्टी हमारे संसाधन के रूप में किस तरीके से होती है। काफ़ी लंबा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम लोगों को पढ़नी है और पढ़ेंगे बारीकी से। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि बारीकी से चीज़ों का अध्ययन करेंगे, तो इसलिए लंबा चैप्टर जाएगा लेकिन चीज़ें सारी कवर की जाएंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें, है ना, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि A ग्रेड और B ग्रेड की जॉब्स के लिए भी हम लोग तैयारी को बेस बना के चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है मृदा संसाधन। तो सबसे पहले मृदा मतलब मिट्टी, जिसको हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं। तो वो जो मिट्टी है जिसको हम लोग इंग्लिश में सॉइल कहते हैं, तो मिट्टी क्या है। ठीक है, तो मिट्टी के बारे में हम लोग अगर बात करें तो मिट्टी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है हम सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की अगर बात की जाएगी तो उसमें सबसे पहले खाने का जिक्र होता है कि खाना खाने के लिए, यानी कि चीज़ें चाहिए हमें खाने के लिए, और वो हमको प्रकृति से प्रदान होता है। अनाज है, पेड़ पौधे से फल प्राप्त होते हैं, खाने में यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को उत्पन्न करने के लिए हमें मिट्टी या मृदा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि मृदा शब्द जो है आया कहाँ से है, तो लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम। ठीक है, जैसे सॉइल हम लोग जैसे बोल रहे हैं, तो एक लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम। ठीक है, उसको इंग्लिश में सोलम यहाँ पर लिखा हुआ है SOLUM, यानी कि सोलम कहते हैं। इस शब्द का जो अर्थ है वो है फर्श, यानी कि फ्लोर। ठीक है, यानी कि ज़मीन से। ठीक है, तो इस शब्द से हमारा जो मृदा शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, चलिए आगे साइंस की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो सारी की सारी चीज़ें विज्ञान या साइंस में आती हैं। अगर विज्ञान की कैटेगरी की हम लोग बात करेंगे तो 50-60 से ऊपर कैटेगरी साइंस की बनती हैं कि जो भी चीज़, किसी भी चीज़ का अध्ययन वैज्ञानिक रूप में होता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विज्ञान में आ जाता है। ठीक है, तो मृदा का अध्ययन करने के लिए मृदा विज्ञान को पढ़ते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में पेडोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सारी मृदा का बिल्कुल सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर हम लोग अभी अपने क्लास की बात करें तो इस चैप्टर में जहाँ तक हम मृदा को कवर करेंगे, आप ये मान के चलिए कि मृदा विज्ञान, जिसका जो मृदा कैसे बनती है, किन किन चीज़ों से बनती है, कितने समय में बनती है, इन सारी चीज़ों का भी जिक्र हम करेंगे। तो यानी कि पेडोलॉजी का थोड़ा बहुत अध्ययन हम लोग यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यानी किस तरीके से मृदा बनती है, उत्पन्न होती है, किन किन चीज़ों का उसमें संयोजन होता है तब मृदा बनती है, और कैसी कैसी मृदा यानी कि वर्गीकरण, यानी किस किस प्रकार की मृदा हमारे यहाँ पर पाई जाती है या फिर भूमि में पाई जाती है, उसका भी अध्ययन हम करते हैं। उसको हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि वनस्पतियों को पोषण प्रदान करने की क्षमता जो है मृदा में प्राकृतिक होती है। ठीक है, तो जो इसमें ये जो क्षमता होती है, वनस्पतियों को पोषण प्रदान करने की जो क्षमता होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उर्वरता। जब भी मिट्टी की बात आती है तो आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा, हो सकता है मेरे पिछले वीडियो में भी उर्वरक क्षमता करके कई बार शब्दों का जिक्र आपने सुना होगा। तो ये क्या होता है, उर्वरता, इसको इंग्लिश में फर्टिलिटी बोलते हैं। तो मिट्टी में जो पेड़ पौधे, फसल उगाने की जो क्षमता होती है, जो नेचुरल क्षमता होती है, नेचुरल पावर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिट्टी की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलिए, तो आगे अगर हम लोग बात करें तो हम देखेंगे कि मृदा जो है वो हमारे अनेक प्रकार के खनिजों से, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, इन सब के द्वारा मिलके एक केमिकल
रिएक्शन होके ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं आपस में, या इन सब के द्वारा कहीं ना कहीं हमारी मृदा का निर्माण होता है। और पृथ्वी पर, ज़मीन पर जब आप देखोगे तो एक पतली सी जो परत होती है, सबसे ऊपरी लेयर, वो हमारी क्या कहलाती है? मृदा। ठीक है, चलिए, तो वैज्ञानिक भी यही हमें बताते हैं कि मृदा जो होती है वो पेड़ पौधों और वनस्पतियों का पालन पोषण करने के लिए उसमें नेचुरल क्षमता होती है, और इसीलिए सॉइल का बहुत ही ज़्यादा, यानी कि मृदा का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक हेडिंग है अपक्षय, ठीक है, वीदरिंग। ठीक थी, अपक्षय क्या होता है? ये जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो परिभाषाएं पढ़ा रहे हैं, कि आगे जब हम इन चीज़ों का जिक्र करेंगे, जब हम चैप्टर को धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे, तो इन सब का जिक्र कहीं ना कहीं मैं आपको बीच बीच में करता रहूँगा। तो इन सब चीज़ों को याद करना, पढ़ना, समझना, ये बेसिक्स हैं। ठीक है, और बेसिक आप जानते ही हो, अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे हमें आने वाली समस्याएं और वो सुलझाने में बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। ठीक है, तो चलिए अपक्षय की बात करते हैं। तो अपक्षय क्या होता है ज़रा उस पर देख लेते हैं। अपक्षय का मतलब होता है, क्षय का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो मिट्टी में जो मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम अपक्षय बोलते हैं। वो कैसे कैसे होती है ज़रा उसको भी देख लें। तो अब देखिए, तापमान में परिवर्तन, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी सम मौसम, कभी विषम परिस्थितियाँ, और तुषार की क्रिया। ठीक है, तुषार यानी कि आपने ओला पाला, इन सब चीज़ों को नाम सुना होगा, कोहरा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो तुषार भी पड़ता है। ठीक है, प्राणियों एवं मनुष्यों के क्रियाकलापों द्वारा, ठीक है, जो भी जीव जंतु पृथ्वी पर मौजूद हैं, मनुष्य है, इन सब के जो भी क्रियाकलाप होते हैं, हम भी जो कार्य करते हैं, वनस्पतियां जो कार्य करती हैं, टेम्परेचर यानी कि नेचुरली जो भी चीज़ें वायुमंडल में घटती हैं, उन सब के द्वारा क्या होता है? सेलों का टूटना और क्षय होना। यानी कि सेल, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें टाइप की मौजूद हैं, बड़ी बड़ी परतें मौजूद हैं, एक स्लेट टाइप में मौजूद हैं जो चीज़ें, होता क्या है कि इनका क्या होता है? आपस में घर्षण होता है। जब वजन पड़ता है तो सीधी आपने देखा होगा ज़मीन चटक गई, पिटक गई, है ना। तो भूकंप आया, पेड़ गिरा, पेड़ से क्या होगा? ज़मीन चटक गई। तो क्या वहाँ पर क्या होगा? चट्टानों का घर्षण वगैरह होता रहता है। इनका क्षय यानी कि ये टूटती रहती हैं, और यही प्रक्रिया, ये जो चट्टानें वगैरह टूटती हैं, तो यही जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? हमारी अपक्षय। कैसे कि भाई जब चट्टानें टूटेंगी, पृथ्वी के अंदर की मौजूद चट्टानें टूटेंगी, तो क्या होगा? पहले बड़ी चट्टान थी, उसको निकालना, बाहर आना मुश्किल काम था, लेकिन जब वो टूटेगी, घर्षण होगा उसमें किन्हीं चीज़ों का, तब वो महीन बुरादा बन जाएगी। बहुत महीन महीन, बहुत छोटे छोटे कण बन जाते हैं। आगे हम लोग जिक्र भी करेंगे कि कितने कितने कण को हम, कितने छोटे कण को हम मिट्टी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि भाई जब उनका घर्षण होगा, छोटे छोटे कण बनेंगे, फिर वो धीमे धीमे करके ऊपर आके एक परत बना लेंगे, और वही हमारे लिए फिर क्या आगे बन जाएगी? मिट्टी का कार्य करेगी। क्लियर हो गई भाई यहाँ तक बात? चलिए अब आते हैं मूल पदार्थ पर, कि मृदा में मूल पदार्थ क्या होता है, जिसको हम पेरेंट मटेरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मूल पदार्थ शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई मूल रूप से जो पदार्थ हो उस चीज़ में उपलब्ध, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? मूल पदार्थ। आप देखेंगे कि मृदा मूलतः जिस पदार्थ के क्षरण मतलब उसके घिसाव या उसके कटाव से बनती है मृदा का मूल पदार्थ कहलाता है। भाई जिस चीज़ से, मूल पदार्थ का मतलब क्या है? जैसे मान लो व्यक्ति है, जैसे मनुष्य का शरीर नॉर्मली हमने सुना होगा 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अगर मूल पदार्थ की बात करेंगे तो मूल पदार्थ वही होगा जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ होगा, या जिसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा होगी, वही तो हमारे लिए मूल पदार्थ होगा। तो मृदा के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जिन पदार्थों के क्षरण से मिट्टी बनती है, ठीक है, वही मृदा के लिए क्या कहलाता है? उसका मूल पदार्थ। ठीक है, या उसको हम जनक पदार्थ भी कहते हैं। ये पदार्थ कैसे होंगे ज़रा देखें। तो ये पदार्थ ग्रेनाइट हो सकता है। मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। अभी जब पीछे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। मिट्टी, पृथ्वी का एक बढ़िया संचित्र हम लोग बनाएंगे कि अंदर कौन कौन सी क्रियाएं चलती हैं, कहाँ तक पृथ्वी है, कहाँ तक हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ग्रेनाइट हो गया, संगमरमर हो गया, प्लेट्स हो गई, जैसी कठोर और प्रतिरोधी चट्टानें जो होती हैं,
इनके द्वारा तो मिट्टी का निर्माण होता ही होता है, इनके साथ साथ क्या होता है, ज्वालामुखी आपने सुना होगा, ज्वालामुखी फूटता है और उससे लावा बाहर निकलता है, तो वो जो लावा होता है वो भी मिट्टी बनाने में सहायक होता है। राख हो गई, रूपांतरित व अवसादी चट्टान है। चट्टानों के प्रकार और चट्टानों की बनने की प्रक्रिया को भी हम कक्षा 6 या कक्षा 7 के चैप्टर में बारीकी से उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बनती हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। हाल के लिए आप समझें कि रूपांतरित और अवसादी चट्टानें जैसी अपेक्षाकृत कम प्रतिरोधी चट्टानें, यानी कि कमज़ोर चट्टानें भी और मजबूत चट्टानें भी, दोनों की दोनों, यानी कि हर प्रकार की, यानी कि जो भी मटेरियल पृथ्वी के अंदर है वो सारा का सारा मटेरियल अगर कहीं भी उसका अपक्षय होता है तो वो फाइनली मिट्टी के रूप में हमारे सामने आता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, अब चट्टान का हमने यहाँ पर जिक्र किया है, तो चट्टान को भी आप समझ लें कि चट्टान, जिसको इंग्लिश में रॉक कहते हैं, कि वो क्या होती है। ठीक है, तो चट्टान शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में चट्टान यानी कि एक बहुत मजबूत चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है कि चट्टान कोई बहुत मजबूत चीज़ होती होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल होती है, चट्टान मजबूत ही होती है, लेकिन केवल मजबूत की बात अगर हम लोग करें तो केवल मजबूत नहीं होती। आप देखेंगे कि चट्टान शब्द का प्रयोग केवल ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर ही नहीं है, यानी कि ग्रेनाइट जो कि बहुत मजबूत हम लोग मानते हैं, बलुआ पत्थर, इन सारी चीज़ें जो मजबूत चीज़ें हम मानते हैं, केवल उन्हीं को हम चट्टान नहीं कह सकते, नहीं कहते। उनके साथ साथ कंकड़, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, चिकनी मिट्टी या फिर असंपीड़ित बालू यानी कि बिखरी हुई बालू के कण, छोटे छोटे कण, ठीक है, इनकी जैसी चीज़ें जो कि कमज़ोर मानी जाती हैं या कमज़ोर होती हैं, वो भी चट्टान, उन्हें भी चट्टान माना जाता है। जैसे बालू है, बालू के छोटे छोटे एक एक कण होंगे तो आपको पता होगा बहुत हल्के होते हैं, उनमें कोई दम नहीं होता, लेकिन वही बालू के कण धीमे धीमे जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो भी एक विशाल चट्टान का रूप ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थी चट्टान की बात कि चट्टान क्या होती है। और अभी तक हम लोगों ने केवल इतना ही समझा था कि मजबूत होती हो, ग्रेनाइट वगैरह से जो बड़ी बड़ी बनती हैं, पहाड़ जैसे बन जाते हैं। चट्टान से हम लोग मतलब हमेशा पहाड़ से ही समझते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अब आप बारीकी से इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक, चलिए, इसके साथ साथ आपको हम बता दें, जानकारी भी हम लोग साथ में हमने बताया था कि हम लोग लेवल अच्छी लेके चलेंगे, तो उसमें हम एक चीज़ आपको और एडिशनल बताना चाह रहे हैं कि सन 2015 में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2015 को राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में घोषित किया था। सन 2015 में किसने? राष्ट्रीय क्या नाम, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 को राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में घोषित किया। ठीक है, अब घोषित करने से हो तो कुछ नहीं जाता, लेकिन ये क्यों किया जाता है आप उस बात को समझिए, उद्देश्य को समझिए। ठीक है, देखिए, जब भी कोई किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ कोई बड़ा व्यक्ति बोल देता है, जैसे ज्ञान तो हमारे पास भी बहुत है, ठीक है, या आपके पास भी बहुत होगा, जैसे आजकल तो टिकटॉक वगैरह पे भी ज्ञान बहुत सारा फैला फिर रहा है ना, कि रोज़ कोई ना कोई मैसेज आता है कि ये करिए, वो ना करिए, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ज्ञान तो सभी के पास बहुत है, लेकिन जब कोई महान व्यक्ति जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जब वो उसको बोलता है या उसको कहीं बताता है या लिखता है, तब उस ज्ञान की वैल्यू होती है। देखिए, कहते ना आदमी की बात में वजन होना चाहिए, तो वजन का मतलब आपकी जब खुद का वैल्यू होगा, तब अगर आप कोई बात बोलोगे तो उसकी बात की वैल्यू होगी। जैसे मैं, आप या कोई और निम्न प्रकार के जो जिनकी अभी मार्केट में या समाज में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो वो कोई भी बात बोलते हैं ना, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा लेते नहीं है, माइंड नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि इन लोगों ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस घोषित किया, जिससे ये हुआ कि सभी लोगों की नज़र में, यानी कि लोग मतलब यहाँ देशों से है कि सभी देशों की नज़र में मृदा को वैल्यू प्रदान की गई, यानी कि मृदा के जो मृदा जिस काम के लिए मृदा है, ठीक है, उसकी वैल्यू उसको नहीं मिल रही। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, खनन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मृदा को खराब करने के बारे में चीज़ों को हमने पढ़ा था कि कैसे मृदा खराब करते हैं। ठीक है, मृदा निम्नीकरण। ठीक, तो उसी चीज़ को वैल्यू देने के लिए कि आप इसको सजोइए, संवारिए, यही आपका भविष्य है, ये नहीं होगा तो आप भी नहीं होंगे, इन चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में ये कदम उठाया था। क्लियर है? तो ये जानकारी थोड़ी सी अलग हटके। ठीक, चलिए,
उसके बाद ह्यूमस की हम लोग बात कर रहे हैं, HUMUS, ठीक है। ह्यूमस मतलब ह्यूमिडिटी से आप इसका मतलब निकाल सकते हो, यानी कि नमी से, ठीक। यानी कि ह्यूमस क्या है, मिट्टी में नमी जो होती है उसको हम, या नमी सोखने की उस मिट्टी की जो क्षमता होती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। कैसा होता है या कैसा दिखता है आप उसको देखेंगे तो ह्यूमस गाढ़े भूरे या फिर काले रंग का जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। और यह पदार्थ मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। भाई जिस मिट्टी में नमी ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है पौधे और फसल उगाना उस मिट्टी में ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो ह्यूमस को नमी अवशोषित करने के लिए अगर मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा है, यानी कि उस मिट्टी की जो नमी ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो अधिक होगी, और जब क्षमता अधिक होगी तब क्या होगा कि जो पेड़ पौधे जो बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, या फसल होती है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। और ह्यूमस जो है पेड़ पौधों का जो संतुलित उनकी जो वृद्धि होती है, वृद्धि होना और संतुलित वृद्धि होना दोनों में बहुत अंतर है। तो ह्यूमस से क्या होता है, पेड़ पौधों की संतुलित वृद्धि होती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक पेड़ लगा दिया, ख़राब सी मिट्टी अगर है तो वो बस उग रहा है, एक पत्ती दो पत्ती आ रही, टेढ़ा मेढ़ा निकल रहा है, तो सही तरीके से ठीक समय में ठीक विकास उसका नहीं हो पाता, वो इसकी कमी से होता है। अगर ये मिट्टी में सही मात्रा में, ह्यूमस मिट्टी में सही मात्रा में अगर प्राप्त होगा तो पेड़ों की जो वृद्धि होगी या जो फसलों की वृद्धि होगी वो सही मात्रा में और सही तरीके से होगी, जिसको हम संतुलित वृद्धि भी बोल सकते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, तो आज हम लोगों ने देखा इस चीज़ को कि मृदा के बारे में हम जो चीज़ें आगे हमको पढ़नी है, जो टर्म हमें आगे पढ़ने हैं, सुनने हैं। आगे हम मृदा के गठन के बारे में बात करेंगे, कैसे मृदा बनती है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार की मृदा होती है, वह कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, कौन सी मृदा अच्छी है, कौन सी मृदा बुरी है। इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम आगे जानकारी ग्रहण करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो बेसिक टर्म थे इन्हें जानना काफ़ी ज़रूरी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी हो सकते हैं, और इन्हीं से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके वनडे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके अलावा इन सब का प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हो। जैसे आपको लॉन्ग आंसर लिखना हो, मृदा के बारे में लिखना हो, तो आप इसमें से किसी भी चीज़ को लिख सकते हो। लॉन्ग आंसर की शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हो। सबसे बेसिक है, बड़ी अच्छी सी लाइन है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बड़ी बेसिक सी लाइन है। इसको जैसे ही आप स्टार्टिंग में लिखते हो क्वेश्चन की और एग्जामिनर पढ़ता है तो तुरंत उसका माइंड सेट हो जाता है कि हाँ, बंदे ने कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त किया है और आगे का जो आंसर होगा वो अच्छा होगा। उसके साथ साथ ये सारी की सारी चीज़ें, उसके साथ अगर आप इस चीज़ को जोड़ देते हो तो पता चलता है कि आपको इसके अलावा, किताब के अलावा एडिशनल ज्ञान भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन बनाती हैं। तो इसलिए पूरी क्लास को कंटिन्यू करें, देखें। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार।